जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उम्मीद है आपको जरूर आवाज आ रही होगी। जो आज का अपना टॉपिक है वो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। द रिएक्शन इन विच लाइट एनर्जी is absorbed by chlorophyll लाइट को एब्जॉर्ब करता है and converted into chemical energy, और वो उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जब बेटा ये रिएक्शन हम चलाते हैं तो इस रिएक्शन में दो पावर्स बनती हैं, दैट इज रिड्यूसिंग एंड असिमिलेटरी पावर्स। आपको याद होगा कल मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट वाली एग्जांपल्स दी थी, इसमें एटीपी एंड NADPH2 बनते हैं। ये ऐसा रिएक्शन होता है बेटा जिसमें NADPH2 भी आप लिख सकते हैं, NADPH प्लस H ये भी आप लिख सकते हैं, दोनों कंडीशन में लिखा जा सकता है, ये बनते हैं। और ये जो रिएक्शन होता है, दिस रिएक्शन इज कैरीड ऑन, this reaction is carried on thylakoid membranes। ये thylakoid membrane के ऊपर रिएक्शन कैरी होता है where photosystems are present। photosystems are present, ये जो बेटा आपको पता है, इस वर्ड से आप बड़ा फेमिलियर होंगे। व्हाट आर फोटोसिस्टम्स? आप कहते हैं जितने भी ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स in the form of cluster की सूरत में होते हैं, and these clusters are called photosystems। हम इन clusters को photosystem का नाम देते हैं। अच्छा, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में क्लोरोफिल ए भी है, क्लोरोफिल बी भी है, इसमें कैरोटिनॉइड्स भी हैं, यानी कैरोटीन और ज़ैंथोफिल भी शामिल होते हैं। अच्छा, इसमें हमें पता है कि जो फोटोसिस्टम होता है, फोटोसिस्टम उसके दो पार्ट होते हैं, एक एंटीना कॉम्प्लेक्स और एक रिएक्शन सेंटर। एंटीना कॉम्प्लेक्स में क्या होता है भाई? बस ये मैसेज ना करें प्लीज, डॉक्टर बिस्मा प्लीज। एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या है? एंटीना कॉम्प्लेक्स टू गैदर मैक्सिमम लाइट। इसका काम यह है कि इसने मैक्सिमम लाइट को हासिल करना होता है। फॉर एग्जांपल, ज़ैंथोफिल के ऊपर लाइट पड़ेगी, वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, कैरोटीन के ऊपर लाइट पड़ेगी, वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, जब आप बात करें क्लोरोफिल बी के ऊपर, वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, एंड देन दे ऑल एनर्जी चैनलाइज टुवर्ड्स रिएक्शन सेंटर। इसके दो हिस्से होते हैं, एक को बेटा आप कहते हैं
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और एक को बेटा आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये दो हिस्से इसके होते हैं इरेक्शन सेंटर के। ये दोनों चैनलाइज एनर्जी करते हैं। ये जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है, इट चैनलाइज एनर्जी टू द इरेक्शन सेंटर, जहां पे वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है। वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स कहते हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये मूव करते हैं अलॉन्ग इट्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो ये बेटा फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है, ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करती हुई आगे फॉरवर्ड करके ये दो चीजें बनाती है, जिसको हम एटीपी NADPH2 का नाम भी देते होते हैं। मैं इसको रिपीट करता हूँ, देखिएगा। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में light energy is absorbed by chlorophyll and other photosynthetic pigments and it is converted into chemical form of energy. Light reaction जो होता है, इसके नतीजे में reducing and assimilatory powers बनती हैं, जो कि आगे केल्विन साइकिल में इस्तेमाल होती हैं। कल भी मैंने आपको बेटा जिक्र किया, ATP NADPH2 बनते हैं। ये जो रिएक्शन होते हैं ये हमेशा थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर कैरी डाउन होते हैं। और जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन होती हैं, दे कंटेन फोटोसिस्टम्स। ये जो फोटोसिस्टम्स होते हैं बेटा, आप इसको डिफाइन कर चुके हैं, the clusters of photosynthetic pigment over the thylakoid membrane. These are called photosystems. इसके दो हिस्से होते हैं, एक को आप एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं, एक को आप रिएक्शन सेंटर कहते हैं। ये जो एंटीना कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये एनर्जी को गैदर करते हैं, लाइट एनर्जी को इकट्ठा करेंगे, then driven towards the reaction center where it is used to excite the electron, और वहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। फिर यही इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव करते हैं, और ये मूव करते हुए वहां पे ATP और NADPH2 सिंथेसाइज करवाते हैं। अच्छा बेटा, जब हम बात करते हैं फोटो सिस्टम्स की, तो हमें पता है हमारी बुक में ये लिखा हुआ है, यानी चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर में, कि ये जो रिएक्शन सेंटर होते हैं ये दो तरह के होते हैं। काइंडली इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको करूं। सर, ये रिड्यूसिंग और एसिमुलेटिंग पावर से क्या मुराद है? ये बेटा रिड्यूसिंग पावर्स होती हैं जो आगे चलकर रिड्यूस करते हैं। असिमुलेटरी पावर्स का मतलब होता है जो असिमुलेट, जमा होती रहती है। असिमुलेट का मतलब होता है इस्तेमाल होके काबिल इस्तेमाल हो। ये दोनों जो हैं, ये रिड्यूस करेगा ना कार्बन डाइऑक्साइड को, ये असिमुलेट होती रहती है, ये बार बार इस्तेमाल होती रहती है बॉडी वहां पे प्लांट्स के अंदर। ये आगे चलकर जब हम डार्क रिएक्शन करेंगे ना, तो डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। कौन रिड्यूस करेगा? ये दोनों ही रिड्यूस तो करेंगे। अच्छा जी, दो तरह का ये फोटो सिस्टम होता है बेटा। एक हम कहते हैं फोटो सिस्टम 1, जिसे हम PS1 का नाम देंगे, और एक होता है बेटा PS2। ये जो PS1 होता है, इट गैदर एनर्जी ऑफ लाइट 700 नैनोमीटर, और ये बेटा 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, ये जो होता है इसको हम P700 का नाम भी देते हैं, और इसको हम P680 का नाम भी देते हैं। तो ये फोटो सिस्टम दो होते हैं बेटा, ये फोटो सिस्टम है। अब इसका मतलब ये है कि हम फोटो सिस्टम्स को कह सकते हैं कि ये जो फोटो सिस्टम्स होते हैं, दे कैन बी डिवाइडेड, दे कैन बी क्लासिफाइड ओवर द बेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट, कि कौन सी लाइट वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करेगा, हम उसकी बेस पे फोटो सिस्टम को कहते हैं कि ये फोटो सिस्टम 1 है, फोटो सिस्टम 2 है। अच्छा, जो फोटो सिस्टम 1 है और फोटो सिस्टम 2 जो है, ये दोनों के दोनों उसके अंदर प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन इनमें से बाज जो होते हैं वो फंक्शनल होते हैं, बाज फंक्शनल नहीं होते। इसकी बात भी हम अगले ही टॉपिक में करेंगे, जब हम साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की बात करेंगे। अच्छा, इसमें जब हम बेटा देखते हैं, दो तरह की फोटोफॉस्फोरिलेशन होती है, यू नो वेरी वेल। एक होती है बेटा नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और एक साइक्लिक होती है। हम उसकी बात बाद में कर लेंगे, पहले हम इसको ड्रॉ भी करते हैं और पॉइंट भी लिखते हैं।
प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, यहाँ पे प्रोटीन्स हैं। ये है PS2 जिसको P680 का नाम भी आप देते हैं। यहाँ पे भी इसका भी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होंगे। ये है PS1 जिसको आप P700 का नाम देते हैं। ये दोनों लाइट को एब्जॉर्ब करें। यहां से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन, यहां से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम, और साइटोक्रोम से जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लास्टोसायनिन, और प्लास्टोसायनिन से ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव करते हुए PS1 में आ जाएंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे पेरिडॉक्सिन FD, और FD से आगे बेटा ये NADP कन्वर्ट हो जाएगा NADPH+H+। चलिए, यहां पे एक रिएक्शन होता है जिसमें आप कहते हैं H2 will break half molecule of oxygen, और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें पैदा होते हैं। चलें बेटा, बात आपने गौर से सुनी है, क्योंकि चीजें बहुत सी आपने सुनी भी होंगी, कुछ चीजें आपके लिए नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन होपफुली आपने ये सारी चीजें सुनी भी होंगी। Light is absorbed by photosystem 2 of P680। जैसे ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ये जो क्लोरोफिल होता है, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, इनके अंदर कुछ प्रोटीन होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन गिव अप कर देती हैं। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे, जहां पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स पड़े होते हैं, वो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर लेते हैं। मैं बात को फिर रिपीट करता हूं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के ऊपर लाइट पड़ी PS2 के ऊपर, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स तक पहुंच गए। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का गैप क्रिएट हो गया। इस गैप को फिल करने के लिए यहाँ पे वाटर आएगा, वाटर मॉलिक्यूल की फोटोलाइसिस होगी। इस फोटोलाइसिस में जब आप देखेंगे बेटा, 2 प्रोटॉन, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं। वो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये यहाँ पे आके जो वो गैप क्रिएट हुआ था उस गैप को फिल कर देंगे। मैं बात को फिर रिपीट करने लगा हूँ। फोटोसिस्टम 2, लाइट एब्जॉर्ब, 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स की तरफ एट हायर एनर्जी स्टेट पे चले जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन का गैप क्रिएट हुआ। इस गैप को फिल करने के लिए फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगी, जिसमें 2 प्रोटॉन, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये उस गैप को फिल करेंगे जो गैप इलेक्ट्रॉन का क्रिएट हुआ था। यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये फिर बेटा मूव करते हुए प्लास्टोक्विनोन, ये इलेक्ट्रॉन जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट चेन है, किसकी? फोटोसिस्टम 2 की। इसमें 3 प्रोटीन कैरियर हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं। एक का नाम प्लास्टोक्विनोन, एक का नाम साइटोक्रोम। जैसे ही बेटा ये साइटोक्रोम के पास आएंगे, साइटोक्रोम के पास आके ये इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी इमिट करते हैं कि यहाँ पे एक ADP will change into ATP। यहां पे आके साइटोक्रोम से फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए प्लास्टोसायनिन, फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए PS1, यानी जिसको हम फोटोसिस्टम 1 या P700 फोटोसिस्टम कहते हैं, वहां पे आ जाएगा। अगेन दे विल एब्जॉर्ब लाइट।
यहाँ पे वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, दे विल रीच एट प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अगेन, क्योंकि इसका भी एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, क्योंकि ये नया फोटो सिस्टम है। यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और इसकी अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जिसको हम फेरिडॉक्सिन कहते हैं। जो फेरिडॉक्सिन होता है इट मूव्स NADP एंड NADPH में कन्वर्ट कर देगा। इनके पास NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है, NADP रिडक्टेज एंजाइम होते हैं जो बेटा क्या करते हैं, जो NADP को फौरन से कन्वर्ट कर देते हैं NADPH+H में, फौरन से इसको कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, अब अगर आप बेटा इनको सबसे पहला स्टेप फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अच्छा, फिर जब आप बात करेंगे इसमें, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन का हायर एनर्जी स्टेट में जाना जिसको हम फोटो एक्साइटेशन का नाम देंगे। फिर नंबर 3, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए इलेक्ट्रॉन का कैरी होना। ये नंबर 4, NADP से NADPH2 का बनना। ये मतलब 4 स्टेप हैं जो बेसिकली इसमें परफॉर्म किए जाते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रॉन का फोटो एक्साइटेड होना, इस तरह इलेक्ट्रॉन का कैरी होना कि साइटोक्रोम से जब ये गुजरेंगे तो ADP AT2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर ये ऐसे होते हुए जब ये फेरिडॉक्सिन तक पहुंचेंगे तो 4th स्टेप परफॉर्म होगा जिसमें NADP NADPH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जो बेसिकली देखने वाली बात ये है वो प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम एंड प्लास्टोसियानिन आर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स फॉर द फोटोसिस्टम 2। अच्छा, इसमें अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन इस तरह से आए, फॉर एग्जांपल कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो रास्ता है वो कौन सा है, तो जरा देखिएगा, PS2 से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होते हैं, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे जाते हैं, वहां से प्लास्टोक्विनोन, वहां से साइटोक्रोम, फिर प्लास्टोसियानिन, ये आ गए, यहां से PS1, फिर PS1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर यहां से बेटा ये फेरिडॉक्सिन। मतलब ये पूरे का पूरा पाथवे है। जब आप नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की बात करते हैं तो इस पाथवे के जरिए अलोंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करते हैं। अच्छा, जब हम बेटा एंड प्रोडक्ट की बात करें, अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, तो कौन सी होगी? जरा एक तरफ देखिएगा, यस, एक ATP बनती है, इसका मतलब है ATP एंड प्रोडक्ट है। हम आगे आएंगे, ये NADPH+H बनता है, और हाँ जी, ऑक्सीजन, दैट ऑक्सीजन आर, मतलब ये 3 एंड प्रोडक्ट हैं जिसको आप कह सकते हैं कि these are the end products of non-cyclic photophosphorylation। अच्छा, इसमें क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। सर, NADP की रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। NADPH की रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। चलें जी, इस बात को भी हम कर लेते हैं। हम इसको जरा थोड़ा सा इधर करते हैं। चलें जी, जरा देखिएगा बेटा, बात को और से सुनना आपने। डॉक्टर साहब का क्वेश्चन है कि NADP की रिडक्शन में NADP+2 प्रोटॉन +2 इलेक्ट्रॉन ये ऐसे इस्तेमाल होते हैं। ये पूरी केमिकल इक्वेशन लिखने लगा हूं मैं, NADPH+H, ये पूरी केमिकल इक्वेशन है। बेटा जो बात काबिल गौर है वो डॉक्टर साहब का क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, वो इसलिए कि बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। अब देखो ना, आप कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए ऊपर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए जा रहे हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एंड पे पहुंचेंगे तो NADP विल चेंज इनटू NADPH। इलेक्ट्रॉन कहां गए और ये H कहां से आया?
ये बेटा H यही है जो ये वाला है, ये जो प्रोटॉन है ये वही है। ये जो प्रोटॉन होते हैं बेटा, ये इसके साथ मिलके NADPH बनाएंगे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो हर NADPH पे एक अपना प्लस चार्ज है, 2 प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज है। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे तो NADPH बनेगा और एक ये जो H है ये अपने चार्ज के साथ रह जाएगा। तो जो NADPH की रिडक्शन है वो दोनों एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑलवेज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इस्तेमाल होते हैं। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एडिशन ऑफ प्रोटॉन दोनों मिलके रिड्यूस करते हैं टू NADPH प्लस H। जी बेटा, और कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, हम स्ट्रेट अवे मूव करते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की तरफ, बल्कि हम इसके साथ ही इसको ड्रॉ करते हैं ताकि दोनों का एक कंपैरेटिव व्यू भी आ जाए। जब हम बेटा इसकी बात करते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, पहले हम इसका साइकिल ड्रॉ करते हैं, उसके बाद इसकी बात करेंगे। फोटोफॉस्फोराइलेशन आपके सामने जी, मैंने स्ट्रक्चर पहले भी ड्रॉ किया, अभी फिर ड्रॉ कर लेते हैं। PS2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्लास्टोक्विनीन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसेलिन, PS1, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फेरिडोक्सिन, और फेरिडोक्सिन आके NADP को NADPH प्लस H में कन्वर्ट कर देता है। ये आम जो मैंने आपके सामने पहले भी ड्रॉ की थी आपकी राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे। अच्छा, जब हम बेटा इसको देखते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से हम बात करते हैं बेटा plants run short of ATP, प्लांट्स के पास जो ATP है that will be shortage, प्लांट्स के पास जो ATP है वो कम पड़ जाती है। क्यों कम पड़ जाती है इसकी बात मैं आपको बताता हूं। प्लांट्स है सरप्लस NADPH2, प्लांट्स के पास बहुत ज्यादा ATP NADPH पड़ा हुआ है। इन दो केसेस में, जब ये दो केसेस होंगे, अब ATP कम पड़ गया, NADPH अजाफी पड़ा हुआ है बेटा, फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या होगा, अब जरा देखिएगा, मैं इसको यूं करता हूं। ये जो FD है, FD बजाय इसके कि ये दो इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करे इसको रिड्यूस करने के लिए, ये दो इलेक्ट्रॉन दोबारा फिर से साइटोक्रोम को दे देता है। ये दो इलेक्ट्रॉन दोबारा फिर से साइटोक्रोम को दे देगा। ये दो इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए यू मूव करेंगे, यू मूव करेंगे, ये मूव करते हुए आते जाएंगे। और जरा देखिएगा बेटा, मैंने पहले भी आपको बात की थी कि जैसे इलेक्ट्रॉन, देखना, जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे PS1 से
यहाँ पे हम इसको कहते हैं, सॉरी, इट इज कॉल्ड साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये मैंने नॉन साइक्लिक लिखा था, इसको साइक्लिक होना चाहिए। ये ऐसे साइक्लिक वे में मूव करना शुरू कर देगा। जब ये ऊपर साइक्लिक वे में मूव करना शुरू कर देगा तो देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे, ps1 से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर ये फेरिडॉक्सिन, फिर ये साइटोक्रोम, फिर ये पीसी प्लास्टोसियानिन, फिर ps1 में, यानी ऐसे ये मूव करते जाएंगे। अल्टीमेटली क्या होगा जरा देखिएगा, ये जो साइटोक्रोम है ये क्या बनाता जाएगा, ये एडीपी को किस में चेंज करता जाएगा, एटीपी में। यहां से इलेक्ट्रॉन गुजरे एटीपी बन गए, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन गुजरे एटीपी बन गए, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन गुजरे एटीपी बन गए। मतलब बार बार इलेक्ट्रॉन गुजरते जाएंगे, बार बार एटीपी बनते जाएंगे, और जितनी बार इलेक्ट्रॉन मूव करते जाएंगे एटीपी बन जाएगी। कब तक, व्हेन एटीपी शॉर्टेज इज फुलफिल्ड, जब तक एटीपी की शॉर्टेज फुलफिल हो जाती है, साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन चलती जाएगी। फिर जैसे बेटा ये पूरी हो गई, ये फौरन से कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। जैसे बेटा उनकी एटीपी की डिमांड पूरी हो गई, ये फौरन से चल जाएगा। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि विच वन ऑफ द फोटो फॉस्फोराइलेशन इज मोस्ट कॉमन इन प्लांट्स, तो बेटा वो सही आंसर है, सही जो आंसर है वो है नॉन साइक्लिक, जो हमने पहले किया, इज मोस्ट कॉमन। प्लांट्स के अंदर ज्यादातर वही चलता है। ये जो साइक्लिक होता है इज कंडीशनल। कंडीशनल कौन सी बेटा, जो मैंने आपको ऊपर दो कंडीशन बताई हैं कि व्हेन प्लांट्स रन शॉर्ट ऑफ एटीपी एंड या इवन क्लोरोप्लास्ट हैव सरप्लस अमाउंट ऑफ NADPH2, ये दो कंडीशंस हैं। इन दो कंडीशंस की सूरत में साइक्लिक चलेगा। जैसे ही एटीपी की शॉर्टेज पूरी हो गई, फौरन से जो साइक्लिक है इट विल कन्वर्ट इनटू नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। मैं फिर रिपीट करता हूं। अच्छा, ये जब भी दो कंडीशंस होंगी, व्हेन प्लांट्स रन शॉर्ट ऑफ एटीपी या सरप्लस अमाउंट ऑफ NADPH पड़ी हो प्लांट के पास, तो प्लांट्स के अंदर साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन चलता है। क्यों? क्योंकि एटीपी कम है, एटीपी ज्यादा बढ़नी चाहिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर रेशियो चाहिए होती है जब हम केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन की बात करते हैं। अब जरा बेटा देखिएगा, जैसे ही एटीपी कमी होती है, प्लांट फौरन से नॉन साइक्लिक को साइक्लिक में शिफ्ट करते हैं। कैसे? वो अपने इलेक्ट्रॉन को बजाय इसके कि फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस को वो NADPH2 में कन्वर्ट करें, फौरन से क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये फेरिडॉक्सिन साइटोक्रोम को बैक कर देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम को बैक करता है तो साइटोक्रोम एटीपी बना के ये साइकिल ऐसे फिर से चलता जाएगा, एटीपी बनती जाएंगी until unless the requirement of the ATP is fulfilled। जैसे वो पूरी हो जाती है, ये फौरन से जो साइक्लिक होता है it will shifted into non-cyclic phosphorylation and we call it, ये जो प्लांट होते हैं ये सबसे कॉमन नॉन साइक्लिक होता है, लेकिन ये जो साइक्लिक है इट इज कंडीशनल प्रोसेस। अब आप जब इसके एंड प्रोडक्ट की बात करें तो जरा देखना, इसमें कुछ चीजें इस्तेमाल हुई हैं। एंड प्रोडक्ट सिर्फ एक ही है, ATP is end product, ATP is end product। लेकिन जब बेटा हम बात करते हैं इसमें कौन सी चीजें इस्तेमाल हुई हैं, जरा देखिएगा, PS1 only। चलो बेटा मुझे बताओ, PS2 is not involved, इसमें PS2 इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, अगर PS2 इन्वॉल्व नहीं है तो दो चीजें हैं बेटा, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस नहीं होगी। अच्छा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी तो डेफिनेटली फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी नहीं होगी, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी नहीं होगी। अच्छा, इसका मतलब है कि एक और भी, NADPH2 also not produced। ये देखो जरा, ये नहीं प्रोड्यूस हो रहा क्योंकि ये ऐसे साइक्लिक में जा रहा है। मैं फिर रिपीट करता हूँ,
द एंड प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इज ओनली एटीपी। अच्छा, जब आप बेटा इसमें देखेंगे सिर्फ PS1 इन्वॉल्व है, PS2 इन्वॉल्व भी नहीं है। अच्छा, जब PS1 इन्वॉल्व है ओनली, तो PS2 इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑक्सीजन नहीं बनेगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो बनती PS2 के अंदर है। कब? व्हेन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इज हैपेंड, जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगी ऑक्सीजन नहीं बनेगा। अच्छा, इसमें NADPH भी नहीं बनेगा। जैसे ये भी तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ जा रहा है, फेरिडॉक्सिन ने वापस साइटोक्रोम को दे दिया, तो फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस जो है वो NADP को NADPH2 में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो ये कीवर्ड आपके लिए ये है कि एक तो NADPH भी इसमें नहीं बनेगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं बनेगी, PS2 इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें PS1 इन्वॉल्व होगा, और इसकी जो एंड प्रोडक्ट है वो ATP ही बनेगी बस, इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा। जी बेटा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, इसके अलावा वो टॉपिक है, तो आप प्लीज क्वेश्चन है तो प्लीज आप जरूर करें। क्वेश्चन है इसमें तो प्लीज। सर PS2 में जब सनलाइट फॉल करती है तब प्रोटीन इलेक्ट्रॉन देते हैं, PS1 में जब सनलाइट फॉल करती है तो वो भी इलेक्ट्रॉन देंगे। जी ऐसे ही है, सही कह रहे हैं। तो फिर तो मैं सरप्लस आपको ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए। एक मैं आपको बताता हूँ बेटा, जब भी आप बात करते हैं ना फोटोसिंथेटिक या फोटोसिस्टम्स की, तो यहाँ पे कुछ प्रोटीन होती हैं जो मैग्नीज कंटेनिंग प्रोटीन होती हैं, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को वाइप ऑफ करती हैं जैसे ही वो लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फोटो एक्साइटेड होकर वहां से निकल जाते हैं, फिर वो जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है वो उसकी एक्टिव फिल करता है। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन देन में आ रहा होगा कि सर इसका गैप कौन फिल करेगा, है ना? तो जैसे ही बेटा ये साइक्लिक नॉन साइक्लिक में शिफ्ट होगा, फॉरन PS2 से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो उसके गैप को फिल करते जाएंगे। क्लियर सर? जी, व्हाइट और बोर्ड ब्लर आ रहा है। अच्छा चलें, इसमें कोई और चीज आपने पूछ ली हो तो मैंने हिलाया ना इसलिए बेटा जरा ब्लर हो गया होगा। ठीक है जी। अच्छा, फौरन से हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, केमियोस्मोसिस। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसकी? मैं रेज करने लगा। जी सर। चलिए जी, चलें जी, एक छोटा सा टॉपिक है, बाकी फिर इंशाल्लाह हम दैट इज केमियोस्मोसिस। व्हाट इज केमियोस्मोसिस? जरा देखना मिला, प्रोडक्शन ऑफ ATP during cyclic and non-cyclic photophosphorylation। जब भी बेटा आप बात करेंगे, अच्छा मैं इसको रिकनेक्ट करता हूं ताकि ये ठीक हो जाए। चलिए बेटा, अब होपफुली ये जो व्हाइट बोर्ड है ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, केमियोस्मोसिस क्या है? द प्रोसेस इन विच ATP is produced during cyclic and non-cyclic photophosphorylation, that is called chemiosmosis। अच्छा, इसमें जो केमिकल होते हैं बेटा, they move out from an area of high concentration to an area of low concentration। हम उसको कहते हैं कि ये केमियोस्मोसिस का
प्रोसेस होता है। अच्छा, मैं आपके सामने ना फौरन से एक डायग्राम बनाता हूँ, और एक बड़ी सिंपल सी डायग्राम हमने बनानी है ताकि फौरन से हमें समझ आ जाए। ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर की बनी हुई। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये फिर क्या होगा, ये ल्यूमेन होगा, ये फिर क्लोरोप्लास्ट का क्या होगा, दैट इज स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, अगर ये थैलाकॉइड है तो। ये PS2, ये प्लास्टोक्विनोन, ये साइटोक्रोम, ये आपके सामने एक और इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन जिसको हमने प्लास्टोसियानिन का नाम दिया। ये PS1, ये फेरिडोक्सिन। मैं अभी इसको लेबल भी कर देता हूं ताकि चीजें आपके लिए ज़हन में रह सके। अच्छा, यहां पे बेटा एटीपी रिडक्टेज एंजाइम होते हैं। ये एटीपी रिडक्टेज एंजाइम। अच्छा, मैं इसको लेबल करता हूं, अब मेरा बच्चा इसको जरा देख लीजिएगा। ये PS2 प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसियानिन, PS1, फेरिडोक्सिन। अच्छा, अब जरा देखिएगा बेटा, इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया PS2 ने। इसके नतीजे में एक वाटर मॉलिक्यूल 2 प्रोटॉन में टूट गया, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में टूट गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करते हुए इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स तक पहुंच गए। अच्छा, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए प्लास्टोक्विनोन के पास, साइटोक्रोम के पास पहुंच गए। साइटोक्रोम से ये अपने एनर्जी लेवल को डाउन करेंगे, फिर स्ट्रोमा ल्यूमेन के अंदर आ जाएंगे। यहां से ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए प्लास्टोसियानिन से मूव करते हुए ये फोटोसिस्टम 1, यहां से ये बाहर आएंगे और बाहर आके यहाँ पे फिर ये हाई एनर्जी स्टेट में पहुंचेंगे जहां पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जैसे हमने पीछे पढ़ा, फौरन से ये फेरिडोक्सिन के पास आ जाएंगे। अच्छा, फेरिडोक्सिन के पास एक प्रोटीन मौजूद होती है जो कि क्या करता है, NADP को NADPH2 में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन फिर बेटा मेरा सवाल वही जो डॉक्टर साहब ने पहले भी मुझसे सवाल किया था कि सर ये प्रोटॉन कैसे और कब आएंगे, तो मैंने आपसे कहा था बेटा मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करके दूंगा। जरा देखिएगा बेटा, एक वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ, 2 प्रोटॉन बन गए, दूसरा मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, 4 प्रोटॉन, तीसरा मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, 6 प्रोटॉन। इसका मतलब है कि अंदर ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड यहाँ पे प्रोटॉन की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। और आप मेरा बेटा कहते हैं, आप मेरा उत्तर कहते हैं, जरा देखिएगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। अगर ये इंक्रीज कर जाए तो एसिडिक पीएच है, अगर हाइड्रोजन आयन डिक्रीज कर जाएं तो कौन सी पीएच होती है, बेसिक पीएच होती है। इसका मतलब ये हो गया बेटा, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो कौन सी पीएच होगी, एसिडिक पीएच। आपने याद रखनी है, द ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड व्हेन इट बिकम एसिडिक इन नेचर,
प्रोटॉन की तादाद बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये जो प्रोटॉन होते हैं, इट लीव्स दिस ल्यूमेन ऑफ द थैलेकॉइड एंड कम्स इनटू द स्ट्रोमा। जब ये स्ट्रोमा के पास आएंगे बेटा, तो ये एक एटीपी को, सॉरी एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर दें। अब जरा देखना बेटा, the movement of molecules from an area of high concentration to an area of low concentration, ये प्रोटॉन यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे ही प्रोटॉन यहाँ पे आएंगे, फौरन स्टोमा के अंदर जाके it will shift into the NADP to NADPH2। ठीक हो गया? अच्छा, मैं फिर इसको रिपीट करता हूँ। जैसे ही बेटा मैंने आपसे कहा कि ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, ये थैलेकॉइड पूरा रिएक्शन चलता है और थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर फोटोसिस्टम्स होते हैं, चाहे फोटोसिस्टम 1 है, चाहे फोटोसिस्टम 2 है, that present over the thylakoid membrane। photosystem 2 लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, 2 प्रोटॉन बनेंगे, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर एनर्जी स्टेट में दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसैनिन, PS1 फेरिडोक्सिल से होते हुए NADP को रिड्यूस करेंगे NADPH2 में। लेकिन बेटा मैंने आपसे कहा चलते ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लेकिन ये जो इसके पास 2 प्रोटॉन है, ये कहां से आए? तो आपने कहा कि सर जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, फौरन से 2 प्रोटॉन बनेंगे, दूसरा मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ 4 प्रोटॉन, तीसरा मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ 6 प्रोटॉन। अल्टीमेटली ये प्रोटॉन ब्रेक होते 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 ये प्रोटॉन इस ल्यूमेन को भर देंगे। और मैंने बेटा आपसे कहा कि ये जो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन होती है दैट इज कॉल्ड पीएच। आप कहते हैं जब प्रोटॉन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो एसिडिक पीएच है, जब डिक्रीज हो बेसिक पीएच है। तो ये बेटा एसिडिक पीएच हो जाती है, और जब ल्यूमेन ऑफ द थैलेकॉइड एसिडिक हो जाता है तो जो प्रोटॉन होते हैं दे मूव आउट। जब ये पंप आउट होते हैं तो बेटा ये जैसे ही पंप होते हैं ये एटीपी रिडक्टेज होता है और एडीपी फॉरन एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो प्रोटॉन बाहर आते हैं ये फॉरन से जाते हैं और एनएडीपी के साथ मिलकर NADPH2 में, यानी NADP की रिडक्शन में जाके शामिल हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ। क्योंकि NADP अगर रिड्यूस होता है तो वो दोनों चीजें मिलेंगी, इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी मिलेंगी, तो ये रिड्यूस होगा। इसमें कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में है तो प्लीज आप पूछ लीजिए। व्हाट इज सर केमियोस्मोसिस? सर आपने बताया कि जो ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड है ये एसिडिक होता है, लेकिन जैसे ये एसिडिक होता चलता जाता है तो ये स्ट्रोमा की तरफ अपने हाइड्रोजन जो है वो आते रहते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड जो है ये बेसिकली एसिडिक ही है। जब बेटा लाइट नहीं होती ना, तो इसका मतलब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होती। जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होती तो ये प्रोटॉन आहिस्ता आहिस्ता इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। अच्छा, अगले दिन सुबह हुई, फिर लाइट आई, फिर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई। ये एसिडिक होती रहती है एंड इट इज मेंटेन्ड इन एसिडिक कंडीशन। अगर ये बेसिक हो गई तो ये मूवमेंट बाहर की तरफ नहीं होगी। जब मूवमेंट नहीं होगी एटीपी नहीं बनी। ल्यूमेन हमेशा एसिडिक रहता है। सर ये जो आपने पूरा स्ट्रक्चर बनाया है ये क्लोरोप्लास्ट है ना? तो ये जो स्ट्रोमा होता है ना 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 ना, ये मैं बार बार कह चुका हूं बेटा, ये थैलाकॉइड है, ये ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड। ये स्ट्रोमा मैंने बाहर लिखा है। ठीक है सर, ठीक। ये थैलाकॉइड का एक है, क्योंकि आपको पता है ना फोटोसिस्टम्स आर प्रेजेंट ओवर द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। सर सारे रिएक्शंस जो है लाइट रिएक्शन और ये सारे आप इनका टेबल बना के दे सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे होते हैं, इस तरह फिर याद करना आसान हो जाएगा। मैं कर देता हूँ आपको, कल इंशाल्लाह आपको पेपर मिल जाएगा, क्योंकि कल शायद आप लोगों से 1-on-1 मुलाकात हो, कल आपको पेपर मिल जाएगा। जी सर। जी और कुछ चीज बेटा। एनएडीपी की कन्वर्जन जो हो रही है ये तो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे हो रही है ना, और ये जो हाइड्रोजन आयंस है ये स्ट्रोमा में है, तो ये फिर आके कैसे मिल जाएंगे? ये जो NADP है ना बेटा, ये स्ट्रोमा है ना, ये अंदर ल्यूमेन है, ये स्ट्रोमा है, तो फिर इसका मतलब ये भी स्ट्रोमा है। ये जो प्रोटॉन निकलेंगे ना, अच्छा आप यहाँ ना बनाए ना इसको, आप इसको यहाँ बना लें, इसको यहाँ बना लें, फिर ऐसे प्रोटॉन बाहर निकालें ऐसे। अब इसके साथ मिलना आसान है, आप ऐसे कर लें। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये ऐसे दूर करके बनाया ताकि आप लोग कंसेप्ट समझ आ जाए। ये स्ट्रोमा है ना, तो आउटर टू दी थैलेकॉइड ये भी स्ट्रोमा है। इसका मतलब है NADP NADPH में अगर रिड्यूस हो रहा है तो स्ट्रोमा के अंदर ही हो रहा है। सर लेकिन ये जो कन्वर्जन तो लाइट रिएक्शंस का पार्ट है ना, तो लाइट रिएक्शंस तो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे होते हैं। हाँ जी,
सर ये स्ट्रोमा में हो रहा है। फिर आप भी समझे ना, ये देखो जरा, ये प्रोटॉन आ गया, अच्छा प्रोटॉन आ गया, अब ये जो फेरिडॉक्सिन है, इट्स अ पार्ट ऑफ द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, इट्स अ पार्ट ऑफ द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। लेकिन इसके ऊपर एक प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग प्रोटीन। अब ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर रिएक्शन हो रहा है। अब देखो ना, कभी इलेक्ट्रॉन थैलेकॉइड के बाहर होते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन थैलेकॉइड के अंदर होते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं। तो ये लेवल है ना कि वो मूवमेंट कहाँ करेंगे, लेकिन रहेंगे वो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर ही। वो कभी भी इस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन को लीव आउट नहीं करेंगे, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन को लीव आउट नहीं करेंगे। वो कभी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएंगे, कभी बाहर चले जाएंगे। लेकिन जब हम कहते हैं ना इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, क्या मतलब है कि वो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन को लीव आउट कर जाएंगे? नहीं। देखो जरा, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, ये देखो हाई एनर्जी स्टेट रहे थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर ही। अब ये हायर एनर्जी स्टेट है, जैसे साइटोक्रोम से अंदर है लोअर एनर्जी स्टेट, फिर उन्होंने एनर्जी अब्सॉर्ब की, फिर हायर एनर्जी स्टेट। all the reactions they are happened, they are occurred over the thylakoid membrane। कोई भी thylakoid membrane से बाहर नहीं जाता। आपको सिर्फ बताने के लिए है कि ये स्ट्रोमा की तरफ बाहर की तरफ मूव करेंगे जहां पे ये केमी ऑस्मोसिस है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि ये thylakoid membrane को लीव आउट करें, हमेशा उसके साथ चिपके रहेंगे। और कोई बेटा इसमें क्वेश्चन? चलने फिर इंशाल्लाह हम कल मुलाकात करेंगे जी। अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारा।